Friends, welcome in Clear Psycholab. Now I'm going to start the part 4 of chapter 2 of class 11th of NCERT. Okay, let's start it. So some important methods in psychology. तो हमने previous section में पढ़ा था. In this previous section we read about a wide variety of data that we collect in psychological studies. तो हमने previous section जो previous उसमें last video में हमने बताया था कि जो है हमने wide variety of data यूज़ करते हैं जब हम psychological studies करते हैं. तो ऑल दिस वेराइटीज ऑफ डाटा कैन नॉट बी कलेक्टेड थ्रू अ सिंगल मेथड ऑफ इंक्वायरी. तो किसी सिंगल मेथड ऑफ इंक्वायरी से स्टडी नहीं किया जाता बल्कि मल्टीपल मेथड्स यूज किए जाते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस स्टडीज टू कलेक्ट डाटा और इवन मोर देन दैट. तो ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है. सो द एम ऑफ दिस सेक्शन इज टू गाइड यू टू सिलेक्ट द मेथड्स व्हिच मे बी अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस. तो देखिए हर रिसर्च में आप एक जैसा मेथड यूज़ नहीं कर सकते, एक ही मेथड को कंटिन्यू नहीं कर सकते. कुछ केसेस में जो है केस स्टडी बेटर है, कुछ में ऑब्जर्वेशनल मेथड है. जैसे अगर मैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो आई विल से दैट आई थिंक ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन विल बी बेटर वे, क्योंकि इसमें आप बिहेवियर को होते हुए देख पा रहे हैं. एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी, तो अगर मुझे कोई किसी इलनेस के बारे में देखना है तो आई विल गो फॉर द केस स्टडी, है ना. ठीक है. तो इस तरीके से, या एक्सपेरिमेंटल, मुझे किसी वेरिएबल्स का इफेक्ट देखना है तो आई गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल. तो दिस इज वॉट सेइंग कि भैया अलग अलग रिसर्च के लिए अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत होती है. और इस सेक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम बेस्ट मेथड सेलेक्ट कर सके विच मे बी अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस. तो जिस हर रिसर्च पर्पस के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं तो हम उसके हिसाब से देख सके कि कौन सा यूज़ होगा. सो हेयर फॉर एग्जांपल यू कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेकल्स वॉचिंग अ फुटबॉल मैच. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें. तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ हो गया? ऑब्जर्वेशन. यू कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ चिल्ड्रन टेकिंग एन एग्जामिनेशन डू बेटर इन द क्लासरूम इन विच दे हैड स्टडीड द सब्जेक्ट और इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो देख रहे हैं कि बच्चे जो है एग्जामिनेशन में बेटर करते हैं क्लासरूम में, टेकिंग एग्जामिनेशन डू बेटर इन द क्लासरूम. जिन बच्चों का एग्जाम होता है वो क्लासरूम में बेटर करते हैं, जिसमें वो स्टडी करते हैं सब्जेक्ट्स को, और इन द एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन हॉल में. सो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है कि किस इस चीज़ का कॉज पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है. यू कैन कोरिलेट इंटेलिजेंस विद से सेल्फ स्टीम. तो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि दोनों में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या जीरो रिलेशन है. तो वो कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है इसका जो है सेल्फ स्टीम के साथ जो है कोई रिलेशन है. तो रिलेशन मतलब कि अगर इंटेलिजेंस हाई है तो देयर इज के चांसेस कि सेल्फ स्टीम भी हाई हो, या लो है तो लो हो. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव. या नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है कि इंटेलिजेंस हाई हो लेकिन सेल्फ स्टीम लो हो. तो दिस इज अबाउट, तो वो यहाँ पे इसकी बात कर रहा है. नाउ ठीक है, फिर वो बोल रहा है यू कैन कोरिलेट इंटेलिजेंस विद से सेल्फ स्टीम. और यहाँ पे बात क्या हो रही है? प्रेडिक्शन की. तो प्रेडिक्शन पर्पस मतलब क्या हो गया कि यू आर प्रिडिक्टिंग, है ना, फोरकास्ट कर रहे हो. यू कैन सर्वे स्टूडेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो आप सर्वे कर सकते हो जिसमें आप कोई क्वेश्चनरी प्रोवाइड करके उनसे आंसर्स ले सकते हो. यू कैन यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट टू फाइंड आउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. आप साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए. यू कैन कंडक्ट अ केस स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन अ चाइल्ड. आप केस स्टडीज यूज कर सकते हो कि अगर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को आपने देखना है तो, है ना. सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मेथड आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शंस. तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शंस है. जैसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड. सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी पावरफुल टूल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. बहुत ही पावरफुल टूल होता है. इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर. मैं पहले भी बता चुकी है अभी शुरू में कि बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड इज वेरी गुड. इन आवर डेली लाइफ वी रिमेन बिजी विद ऑब्जर्विंग न्यूमेरियस थिंग्स थ्रू आउट द डे. तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत बिजी होते हैं और हालांकि हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. मैनी टाइम्स वी डू नॉट टेक नोटिस ऑफ व्हाट वी वर सीइंग एंड व्हाट वी वर हैव सीन. तो कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते कि हम क्या देख रहे हैं और क्या देख चुके हैं. वी से बट वी डू नॉट ऑब्जर्व. हम देखते हैं उसको, वी सी, बट ऑब्जर्व नहीं करते. वी रिमेन अवेयर ऑफ ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट वी सी डेली. तो हम थोड़ी सी चीज़ों के लिए अवेयर होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी अटेंशन में नहीं जाती. सो हैव यू एक्सपीरियंस सच अ थिंग? यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ पर्सन और इवेंट फॉर सम टाइम्स. अगर आपने किसी पर्सन या इवेंट को ऑब्जर्व किया हो सम टाइम के लिए,
यू कम टू नो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। तो आप जानेंगे कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है पर्सन और इवेंट के बारे में। अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन मैनी रिस्पेक्ट। तो अगर आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो काफ़ी अलग होती है हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में। तो दीज आर, पहला क्या है, किस तरीके से, तो पहली बात है सिलेक्शन। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ऑल द बिहेवियर, वो सारा बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करेंगे दैट दे इनकाउंटर, रेदर दे सिलेक्ट अ पार्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। तो मान लो किसी को, वैसे इसका एग्जांपल आगे दिया बताती हूँ, तो किसी पार्टिकुलर, देयर इज अ मल्टीपल बिहेवियर और वो किसी पार्टिकुलर बिहेवियर को ही इनकाउंटर करेंगे, बाकी बिहेवियर को इग्नोर कर देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यू मे बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 11 स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चे जो हैं क्लास 11 में कैसे स्टडी कर रहे हैं जब वो अपना टाइम स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो टू थिंग्स आर पॉसिबल एट दिस स्टेज। एज अ रिसर्चर यू माइट थिंक दैट यू हैव अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट व्हाट हैपन्स इन स्कूल। तो एज अ रिसर्चर या तो आपको आइडिया हो कि फेयरली कि भाई स्कूल्स में कैसा एनवायरनमेंट होता है, फेयरली गुड आइडिया अबाउट व्हाट हैपन्स इन स्कूल, एंड यू माइट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अफेक्टिव एंड एक्टिविटीज एंड गो टू स्कूल विद अ व्यू ऑफ फाइंडिंग आउट देयर ऑकरेंस। तो या तो ऑलरेडी अवेयर हो कि क्या स्कूल में होता है, और दूसरा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे ऑकर हो रहा है। अल्टरनेटिवली यू माइट थिंक दैट यू डू नॉट नो व्हाट हैपन्स इन द स्कूल एंड बाय योर ऑब्जर्वेशन यू वुड लाइक टू डिस्कवर इट। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि आप सोच सकते हैं कि मुझे नहीं पता स्कूल में क्या होता है, तो दैट वुड बी द बेटर वे कि मैं उनको ऑब्जर्व करूँ टू डिस्कवर इट। येस, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट है सिलेक्शन। Recording. While observing a research records a selective behavior using different means such as marking tallies for the already identifying behavior whenever they occur. तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिहेवियर। तो रिसर्चर रिकॉर्ड कर रहा होता है सिलेक्टिव बिहेवियर को डिफरेंट मीन्स से, और उनकी मेकिंग टैलीज फॉर द ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, जो बिहेवियर को आइडेंटिफाई उनसे रिलेटेड जो स्टोरी होती है whenever they occur. So taking notes, describing each activity in a greater detail using shorthand or symbols, photographs, video recording, इस तरीके से वो इन चीज़ को एनालिसिस करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं और उनको मतलब अपनी तरीके से उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है एनालिसिस ऑफ डाटा। सो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज वट एवर दे हैव रिकॉर्डेड। यहाँ जो रिकॉर्ड हुआ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड हुआ हो, अब उसको यहाँ एनालिसिस किया जाएगा विद अ व्यू टू ड्राइव सम मीनिंग आउट ऑफ इट, ताकि उससे कोई मीनिंग निकाली जा सके कि वाई इट इज़ हैपनिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल। ये एक तरीके का स्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। तो अ गुड ऑब्जर्वर नोज व्हाट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर। तो गुड ऑब्जर्वर को पता होना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है देखना। सो whom he wants to observe, किसको ऑब्जर्व करना है, कब करना है, कहाँ करना है, दिस इज अबाउट। So need to be made in what form the observation will be recorded and what methods be used to analyze the observed behavior. तो यहाँ पे इस चीज़ की नीड होती है और किस तरह के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, किस तरह के मेथड्स यूज़ होंगे और किस तरीके से उस मेथड उसे एनालाइज किया जा रहा है उस ऑब्जर्व बिहेवियर को। तो दिस इज़ अबाउट ऑब्जर्वेशन मेथड। एंड अगर हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो दैट इज़ अबाउट, तो सबसे पहले आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखिए नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वो होता है वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वहाँ होता है जहाँ पे आप कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वगैरह को कंट्रोल कर सके। सो व्हेन ऑब्जर्वेशन आर डन इन अ नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग, है ना, जैसे अब एग्जांपल स्कूल में जाके देख रहे हो, इट वाज अ स्कूल इन विच ऑब्जर्वेशन वाज मेड, इट इज कॉल्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। Are you getting my point? In this case, the observer makes no efforts to control or manipulate the situation for making an observation. तो यहाँ कोई भी manipulation नहीं हो रहा, कोई effect नहीं हो रहा। This type of observation is conducted in hospitals, homes, schools. तो ये observation कहाँ होती है? Hospitals में होती है, homes में होती है, schools में होती है, day care centers में होती है। However, many a times you might need to control certain factors. कई बार आपको कुछ certain factors control करने होते हैं that determine behavior as they are not the focus of your study. तो sometimes you have to determine the behavior as they are not focus of your study. तो आपको कुछ कंट्रोल करना होता है, आप सारे फैक्टर्स को स्टडीज नहीं कर सकते, है ना। तो are you getting my this type of observation is conducted in hospitals, homes, schools. Okay, so that is for this reason many of the studies in psychology are conducted in the laboratory. इसी वजह से कि कई बार हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो, कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना होता है, तो ऐसी चीज़ें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए हम करते हैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू रीड
and you will come to know that smoke could only be introduced in a controlled laboratory. Yes, situation. This type of observation called controlled laboratory observation actually is obtained in a laboratory experiment. तो ये एक बंद कमरे में या लेबोरेटरी में हो रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया. तो पहली जो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल. और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो होगी वो रियल लाइफ सेटिंग से होगी, वो वहीं जहाँ कर होगी उसी प्लेस पे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर हम बात करें और मतलब इस तरह की ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल्स, होम, स्कूल, डे सेंटर्स में हो सकती है. लेकिन बहुत सारा टाइम होता है जब हमें कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है बिहेवियर डिटरमाइन करने के लिए, ताकि हम उन पे फोकस ना करें जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं है. उस चीज़ में आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हो. समझ में आया? नाउ टॉक अबाउट दी नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट. देखिए वर्ड से समझ में आ रहा है, नॉन पार्टिसिपेंट मतलब आप उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं होंगे, और पार्टिसिपेंट मतलब आप उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट होंगे. ठीक है, उस ग्रुप के पार्ट होंगे. सो ऑब्जर्वेशन कैन बी डन इन टू वेज. वन, यू मे डिसाइड टू ऑब्जर्व द पर्सन और इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. आप कैसे भी कर सकते हो, कैमरा लगा के, देयर सम अदर वे, आप एक अजनबी की तरह, स्ट्रेंजर की तरह, एनी वे यू कैन लाइक एज अ नॉन पार्टिसिपेंट बन के. एंड टू, द ऑब्जर्वर में बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व. आप उसका पार्ट बन जाओ. सो इन द फर्स्ट केस द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व मे नॉट बी अवेयर दैट ही और शी इज बीइंग ऑब्जर्व. तो पहले केस में तो नहीं लग रहा कि भाई वो बंदा ऑब्जर्व हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट इन अ पार्टिकुलर क्लास. ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं टीचर स्टूडेंट्स का. दे आर मेनी वेज ऑफ अचीविंग दिस गोल. यू कैन इंस्टॉल अ वीडियो कैमरा टू रिकॉर्ड द क्लासरूम एक्टिविटीज, जो आजकल स्कूल्स में होता है. प्रिंसिपल डू दैट, है ना, कि वो ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर, एंड विच यू कैन सी लेटर एंड एनालाइज, जिसे आप बाद में देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली, यू मे डिसाइडेड टू सिट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास विदाउट इंटरफेयरिंग और पार्टिसिपेटिंग देयर एवरीडे एक्टिविटीज़. या एक और हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके क्लास में बैठ जाएं और साइड में, और आप उनकी एक्टिविटीज़ में जस्ट अ स्ट्रेंजर वहाँ पे जाके बैठ जाए. दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. Yes, so the danger in this type of setup is that the very fact that someone एक मिनट, someone an outsider is sitting and observing may bring a change in the behavior of students and the teacher. Sometime इस तरह के जब आप नॉन पार्टिसिपेंट होते हो तो वो अजीब सा बिहेवियर, मतलब बच्चों का बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो सकता है, टीचर का बिहेवियर. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसमें ऑब्जर्वर बिकम अ पार्ट ऑफ द स्कूल और इन द ग्रुप ऑफ पीपल बीइंग ऑब्जर्व. तो वो उसी का पार्ट बन जाता है. In participant observation, the observer takes some time to establish a rapport with the group so that they start accepting her or him as one of the group members. तो वो थोड़े में शुरू में रेपो फॉर्मेशन करता है और धीरे धीरे वो उसका ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं. However, the degree of involvement of the observer with the group being observed would vary depending upon the focus of the studies. हालांकि ये डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ऑब्जर्वर का, ये वेरी करता है. ठीक है, सो the advantage of the observation method is that it enables the researchers to study people with their behavior in naturalistic situation. इस participant का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आप naturalistic way में उसको observe कर सकते हो, है ना. So however the observation method is labor intensive, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये, and time consuming and susceptible to the observer bias. इसमें कहीं ना कहीं observer bias के भी suspect आ जाता है. So our observation is influenced by our values and beliefs about the person or event. तो हमारी observation में कहीं ना कहीं, चाहे वो observer हो या जो observe हो रहा है, दोनों पे biasness का वो हो जाता है. So we think as we are, not as things are. तो हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, जैसे, और वैसे नहीं देख पाते जैसे कि वो हैं. Because of our biases, we may interpret things in a different way than what the participants may actually mean. तो इस वजह से ये जो biases होते हैं, जिसकी वजह से थिंग्स जो है वो डिफरेंट वे में दिखती है, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये हमारे बायसेस की वजह से हम डिफरेंट वे में चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, और वो अलग हो जाती है जैसा पार्टिसिपेंट ने बिहेव किया था. तो देयरफॉर द ऑब्जर्वर शुड रिकॉर्ड द behavior as it is happens and should not interpret the behavior at the time of observation itself. तो इसलिए हमें जो ऑब्जर्वर जो होता है उसे रिकॉर्ड करना
करना चाहिए बिहेवियर को जैसा कि वो हो रहा है, एंड उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट, एंड एक्सपेरिमेंटल आई स्टार्ट इन अ न्यू वीडियो, ओके। सो दिस इज़ अबाउट, ये मैं एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मैं नेक्स्ट वाले में ही बताऊँगी। थैंक यू सो मच।